जैसे ही वापस रूम की ओर ये गए, अचानक से रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आई। ये पलटकर जैसे ही वापस गए रसोई में, तो देखते हैं कि एक फर्श पर गिरा हुआ है और चाय का भगोना गैस के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसमें से धुआं निकल रहा है और गैस भी पूरा चालू है, पूरा किचन धुआं धुआं हो गया है। इनको लगा कि शायद मैं गैस सिलेंडर बंद करना भूल गया हूँ और पतीला भी सिंक में रखना भूल गया हूँ, शायद इसीलिए ये जल गया है। ये बड़े से इनको इनको कुछ समझ में नहीं आया और इन्होंने क्या किया, गैस सिलेंडर को वापस बंद कर दिया और ज़्यादा ध्यान ना देते हुए और चाय के टॉप को इन्होंने सिंक में रख दिया और वो कमरे में चले गए और टीवी चलाकर चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद ये जब ये वापस किचन में आए चाय का कप रखने के लिए, तो ये देखते हैं कि किचन में पूरा पानी फैला हुआ था। सिंक भरी गई थी और सिंक भर गई थी और पानी सिंक के बाहर फैल रहा था। इन्होंने जल्दी से नल को बंद किया, देखा तो किसी कचरे की वजह से सिंक का पानी ड्रेन नहीं हो पा रहा था। इनका दिमाग घूम गया, इन्होंने सिंक को साफ नहीं किया और ये वापस अपने कमरे में चले गए। कुर्सी पर बैठे बैठे इनकी कब आंख लग गई इनको पता ही नहीं चला। अचानक इनको जोर की ठंड लगने लगी। जब ये आलस्यता पूर्वक उठे तो उन्होंने देखा कि एसी भी चल रहा है और साथ में पंखे भी दोनों चल रहे हैं। सर्दियों के दिन थे तो कोई पंखा भी न चला, एसी तो दूर की बात है। इन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला कि मैंने तो बटन बंद करके सोए थे, फिर ये बटन वापस कैसे चालू हो गई। इस समय रात के 8 बज रहे थे। इनका मन नहीं लग रहा था। ये बाहर गए और पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर आ गए। वापस जब ये आ रहे थे तो 11 बज चुके थे। ये चले आ रहे थे तभी इनकी नजर केयर टेकर की कोठरी पर पड़ती है। वहां से इत्र की जोरदार खुशबू आ रही थी और हल्की हल्की घुर्राने जैसी आवाज भी आ रही थी। ये धीमे कदमों से केयर टेकर की कोठरी की तरफ बढ़ रही। तभी से पीछे से किसी ने हाथ इनके कंधे पर रखा और बोला, क्या हुआ साहब, क्या बात है। तब उन्होंने कहा, कुछ नहीं, इधर से गुजर रहा था तो मुझे अंदर से घुराने की आवाज आई तो मैंने सोचा चल क्या हुआ देख लेता हूँ। कुछ नहीं साहब, वो मेरी बेटी है, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, तो फिर दवाई ववाई आपने दिलवाई? जी दवाई ववाई चल रही है। हर बीमारी का इलाज दवाई से नहीं होता साहब, अगर कोई जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो कोठरी में चली गई और उसकी बातें सुनते ही इनको कुछ अजीब सा लगा, पर ये उनकी बातों पर इतना ध्यान न देते घर की ओर निकल पड़े और उनके मन अजीब सा तो थोड़ा सा हो रहा था। ये चुपचाप आकर पलंग पर लेट गए। इनको नींद की झपकी लगी होगी तभी इन्हें किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, जो धीरे धीरे रो रही थी। ये सावधानी से उठे, कौन है कहकर आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगे उस आवाज की ओर। इन्होंने बल्ब जलाना चाहा लेकिन बिजली गई हुई थी। मोबाइल की रोशनी से ये आगे बढ़ रहे थे। रोने की आवाज लगातार आ ही रही थी। अंधेरे में दो आंखें चमक रही थी, फिर अंधेरे में गुम भी हो गई। अब रोने की आवाज बंद हो गई और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी थी। एक पल को उनका कलेजा अटक सा रहा था। ये घबरा गए पर अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोले, कौन है, कौन है, सामने आओ। अचानक से फिर दो आंखें मोबाइल की रोशनी में चमकी और इनके ऊपर छलांग लगाकर म्याऊं करते हुए निकल गई। ये वही बिल्ली थी जब रूम देखने आए थे तो वो ये गैलरी में बैठी हुई थी। ये अचानक हुए हमले से ये और भी ज्यादा घबरा गए। अचानक पूरे घर में सन्नाटा फैल गया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कई सारे लोग एक साथ अंधेरे में दौड़ रहे हैं। रसोई से बर्तन की आवाज आने लगी, जैसे कोई उछाल उछाल कर फेंक रहा हो। मकान के बाहर चारों ओर ऐसी आवाज आने लगी जैसे बाहर तेज बारिश हो रही हो। मोहल्ले के कुत्ते लगातार जोर जोर से रोए जा रहे थे। वातावरण पूरी तरह डरावना हो गया था। तभी अंदर की ओर पायल की छन छन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गैलरी के रूम से भागकर अंदर गया हो। ये पीछे पीछे भागकर गए तो बेडरूम का दरवाजा अंदर से अपने आप झट से बंद हो गया और अंदर से जोर जोर से छुबकने की आवाज भी आने लगी। और फिर क्या, तेज तीख पुकार में बदल गई, फिर एकदम शांत हो गई। ये कुछ समझ पाते उससे पहले ही दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज से खुल गया। ये पसीने पसीने हो रहे थे। इन्होंने संभलते हुए कौन है की आवाज लेकर मोबाइल की रोशनी कमरे के अंदर जैसे ही डाली तो सामने का दृश्य देखकर इनके होश उड़ गए। सामने पंखे पर एक लड़की की लाश झूल रही थी। इनके माथे से पसीना टपकने लगा। ये वापस जैसे ही पलटे तो देखा कमरे के बाहर लगे शीशे में एक आदमी नजर आ रहा था जो लगातार इन्हें देख रहा था और उनका आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। ये सब देखने के बाद ये चक्कर खाकर गिर गए, बेहोश हो गए। सुबह जब इन्हें होश आया तो ये अपने पलंग पर लेटे हुए थे। इन्हें रात का सारा घटनाक्रम याद आ गया। ये अब तक रात के सदमे में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या था, सपना था या हकीकत थी। अब इनको ये समझ में आ गया था कि जो अपनी बीवी जब ये सब बताती थी तो वो उनको मानसिक रोग लगता था। अब ये क्या खुद कहेंगे कि मैं भी एक मानसिक रोग से पीड़ित नहीं, जिसके साथ बीतती है ना वो वही जानता है। इनका सर पूरी तरह से दर्द से फटा जा रहा था। जैसे ही इनकी नजर पंखे पर पड़ी तो इन्हें घबराहट हो गई थी। ये तुरंत घर से बाहर आए। बाहर केयर टेकर की बीवी उसकी कोठरी के बाहर
कोठरी के पास खड़ी थी। वो इनको देखकर बोली, क्या हुआ साहब, तबीयत ठीक नहीं है क्या? लगता है नींद पूरी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर इनका पारा गर्म हो गया। इन्हें रात वाला दृश्य याद आ गया जिसमें कोठरी में लड़की का अजीब रूप देखा था। ये आवेश में आकर केयर टेकर की पत्नी को बोले, सच सच बता, क्या लफड़ा इस मकान में? तुम रात में क्या छुपा रही थी? वो घबरा कर बोली, अरे साहब, मैं कुछ भी तो नहीं छुपा रही थी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ये गुस्से में बोल, देख सीधे सीधे बता, अपने आदमी को बुला। मेरा दोस्त थाने में, पास के थाने में पुलिस है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ यहाँ पे। वो औरत पुलिस का नाम सुनकर घबरा गई, गिड़गिड़ाते बोली, साहब पुलिस को मत बुलाओ, मैं सब बताती हूँ। वो एक ही सांस में सब बताते चली गई। उसकी बातें सुनकर मेरे पति सदमे में आ गए। उसने बताया कि साहब, मैं खुद परेशान हुई, ये घर प्रेत आत्माओं से शापित है। वो नहीं चाहते कोई भी इस मकान में रहे। मेरी बेटी गलती से एक बार इस मकान में चली गई तो वो घर में लगे उस आईने में जाकर अपने बाल काटने लगी। जब वो वहां से वापस आई तो अकेली नहीं आई, उसकी आंखें बदल चुकी थी, उसका स्वभाव व्यवहार सब अजीब सा हो गया था। वो घर के चूहे छिपकली मार कर खाने लगी। मैं बहुत घबरा गई थी। दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होने लगी थी। वो रात में उस मकान में चली जाती और रात भर वह वहीं घूमती है। रात को अपने बिस्तर पर नहीं होती, सुबह यहाँ फर्श पर पड़ी मिलती है। न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को, जो डॉक्टर ने उस पर कब्जा जमा लिया है, कहकर वो रोने लगी। वो इनको अपनी कोठरी की खिड़की की ओर ले गई। देखा तो वो अभी भी फर्श पर गहरी नींद में सर और हाथ के बल लेटी हुई थी। हमारी हार सुनकर उसने आंख खोल ली और वो मेरी ओर देखकर बोली, भाग जा। और वो बेहोश हो गई फिर से। उसकी हालत देखकर मेरे पति घबरा गए। उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया और सब हाल बताया। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, घबराने की बात नहीं है, मैं जल्दी ही घर आती हूँ। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर से घर के अंदर जाएं। इनके कुछ समझ नहीं आ रहा था तो इन्होंने अपने एक लोकल के दोस्त को फोन किया और सारी बात बताई। दोस्त ने कहा, मैं तांत्रिक को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है, मरता क्या नहीं करता। इन्होंने तांत्रिक को घर बुला लिया और हम दोनों के साथ घटी घटनाओं के बारे में बताया। तांत्रिक ने घर के दरवाजे में पैर रखते ही वहां की नकारात्मकता को अनुभव कर लिया था। उसने इनको एक 50 का नोट दिया, उसको ऊपर की जेब में रखकर सारे घर का चक्कर लगाने को कहा। इन्होंने वो नोट अपनी जेब में रखकर पूरे घर का चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद जब इन्होंने इस नोट को देखा तो उस नोट का रंग काफी हल्का पड़ चुका था, जैसे पानी में भीगकर आया हो। उस नोट पर कुछ आकृति उभर रही थी। ध्यान से देखते पर 3 लाल रंग की और 2 काले रंग की आकृति उभर आई थी, जो ध्यान से देखने पर किसी इंसान की आकृति जैसी लग रही थी। ये देखकर वो तांत्रिक जोरों से हंसने लगा। तांत्रिक को जोरों से हंसता देखकर ये असहज हो गए और तांत्रिक ने पूछने लगे, क्या हुआ, आखिर बात क्या है? तांत्रिक आंखें गोल करके बोला। एक बार फिर से वो तांत्रिक आंखें गोल करके बोला, आपके कितने बच्चे हैं? इन्होंने जवाब दिया, जी एक भी नहीं, हमारी शादी तो अभी हुई है, 1 ही साल हुआ है। इस बार तांत्रिक जोर से हंसा और सोच लो साहब, मगर वही सही जवाब दो। अपनी पत्नी से पूछकर बताना और जवाब मिल जाए तो मुझे सूचना जरूर देना। पूजा करानी पड़ेगी, बड़ा झोल था। किस्मत वाले हो जो सही समय पर बच गए। और हाँ, कोशिश कीजिए जब तक पूजा न हो इस मकान में प्रवेश न करे। कहकर वो तांत्रिक वहां से चला गया। केयर टेकर की लड़की उसको वहां से जाते हुए देखकर खड़े खड़े घूर रही थी। तभी वो काली बिल्ली उसके सामने से गुजरते हुए तांत्रिक का रास्ता काट कर उसे घूरते हुए निकल गई। बड़ा मुश्किल एहसास था इनके लिए इन चीजों पर यकीन करना। जो इंसान भूत प्रेत जैसी चीजों को मन का वहम मानता है, उस इंसान को एक दिन में ही भूत प्रेत तांत्रिक सबके दर्शन हो गए। उस पर भी तांत्रिक जो सब कुछ बता कर गया, उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस घर में एक पल रुका जाए। तांत्रिक ने बहुत कुछ बता दिया था। उस तांत्रिक की बातें सुनने के बाद भी इनकी हिम्मत नहीं हो रहा था कि उस घर में एक पल के लिए भी रुका जाए। बड़ा मुश्किल होता है दूध में पड़ी मक्खी निगलना। जब तक नहीं पता था तब तक सब ठीक था, पर जानने के बाद घर में जाना यानी अपनी मौत को दावत देना है। इनका मन नहीं था अंदर जाकर जरूरी सामान लेकर कुछ दिन किसी होटल में रुक जाएं। ये हिम्मत करके जाने को भी हुए, पर केयरटेकर की पत्नी ने कहा, साहब इन भूत प्रेतों का कोई भरोसा नहीं है, दिन हो या रात कब हमला कर दे, आप सोच समझ कर ही कदम उठाइए। उसकी बात सुनकर, उस केयरटेकर की बीवी की बात सुनकर इनमें जो हिम्मत आ गई थी अंदर जाने के लिए, वो भी अब चली गई थी। इन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया और इनके ऑफिस के पास ही एक रूम बुक कर लिया। दोपहर तक मैं वहां पहुंच गई। इनकी शक्ल पर 12 बजे हुए थे। वैसे तो मैं इनके मजे लेना चाह रही थी, पर हालात ऐसे थे कि मैंने सोचा अभी कुछ कहा तो शायद बात बिगड़ जाए। इन्होंने मुझे पूरा घटनाक्रम बता दिया। मैंने कहा, आपको क्या लगता है इनके पीछे क्या हो सकता है? ये बोले, देखो मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता हूँ, पर आज ये जो भी हमारे साथ हो रहा है ये नुकसानदायक है, इसलिए हमें ये मकान जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। मगर इतनी आसानी से इस शहर में कोई मकान नहीं देगा। उस पर भी इस मकान का 3 महीने का एडवांस दे चुके हैं। मैंने पूछा, फिर क्या सोचा है, होटल में कब तक रुकेंगे? इन्होंने गहरी सांस ली और बोले,
ये तो अब वो तांत्रिक बताएगा। एकदम इन्हें तांत्रिक की वो बात याद आ गई जिसमें उसने पूछा था कि आपके कितने बच्चे हैं। मैंने कहा कि अभी अभी नहीं है। तो वो तांत्रिक हंसकर बोला, अपनी पत्नी से सही सही पूछकर बताना। ये परेशान होकर बोले, इस बात का क्या मतलब है? इनकी ये बात सुनकर मैं एकदम से चुप हो गई और बोली, मैं आपको बताने ही वाली थी। मेरा जवाब सुनकर इन्हें खुशी और निराशा दोनों हो गई। अगले दिन ये तांत्रिक, उसका चेला और हमारे मकान पर पहुंचे। तांत्रिक ने कुछ सामान की लिस्ट दी तो इनका दोस्त और चेला लेने चले गए। उसने बताया कि आधी रात के समय हम ये प्रक्रिया चालू करेंगे, जिसमें हिम्मत के साथ बिना डरे हुए बैठना है। अगर सामने वाली आत्मा अधिक दुष्ट हुई और उसको पता लग गया कि आप डर रहे हैं तो वो आप पर हावी हो जाएगी। इन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर सोचकर ये बोले, क्या ये सब करना जरूरी है? ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम अपना सामान लेकर यहाँ से खाली करके कहीं और चले जाएं, इन आत्माओं को डिस्टर्ब ना करें। उनकी बात सुनकर तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, जरूरी तो नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि आप लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएं, मगर आत्मा आपको जाने नहीं देगी तब तक। इन्होंने परेशान होते हुए कहा, मतलब ये कि वो आपके परिवार से कनेक्ट हो चुकी है। आपकी जान तभी तक सलामत है जब तक आप इस घर में हैं। जहाँ उसको जरा भी एहसास हुआ कि आप भागने के मूड में हैं, आपका जीना हराम कर देगी। केयर टेकर के घर की ओर उंगली करके बोला, अगर भागना इतना ही आसान होता तो ये अभी तक यहाँ टिके नहीं होते। उसकी बात सुनकर ये बोले, वो इसका कोई रास्ता नहीं है? तांत्रिक कठोर शब्दों में बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको अपने परिवार को उस आत्मा से मुक्त कराना पड़ेगा, तभी आप कहीं जा सकते हैं। एक आत्मा का जब आपके साथ संपर्क हो जाता है तो आप एक तरह से संक्रमित हो जाते हैं। आप उसकी दुनिया में जाने का जरिया बन जाते हो। आज रात को आपको सब पता लग जाएगा। खैर, आपने अपनी पत्नी से मेरे सवाल का जवाब पूछा? इन्होंने नर्वस होते हुए जवाब दिया, हाँ वो प्रेग्नेंट है। इनकी बात सुनकर वो हंसे, बड़े जोर से हंसे और चिल्लाया, मिल गया मेरी बात का जवाब। अब पति को गुस्सा आ गया, आप बात बात पर हंसते हो, सीधा सीधा क्यों नहीं बताते क्या बात है? अब भी एक बार तांत्रिक सिर्फ मुस्कुराया और बोला, वो 50 का नोट कहाँ है? इन्होंने तुरंत वो 50 का नोट निकाल कर दिया। इस नोट पर अभी तक वो चित्र बना हुआ था। उस नोट को हथेली पर रखकर वो उंगली से बताने लगा, ये जो 3 लोग एक साथ दिख रहे हैं ना, ये आपका परिवार है, जिसमें एक आप, एक आपकी बीवी और एक आपका बच्चा है जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है। पर उन आत्माओं को आपसे पहले हर चीज की जानकारी है और ये आप तीनों के पीछे बने आकृति कुछ नहीं, वह आत्माएं हैं जो आपसे जुड़ चुकी हैं। तांत्रिक की बात सुनकर इनको पसीना आ गया। अब कुछ भी संशय नहीं रह गया। बात आईने की तरफ साफ थी। दिन गुजर गया। तांत्रिक रात होने का इंतजार करने लगा। घर में घुसने से पहले मेरे पति और केयर टेकर की पत्नी को एक एक ताबीज गले में पहनने के लिए दे दिए गए थे। मुझे प्रेग्नेंट होने की वजह से उस तांत्रिक क्रिया में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। रात के करीब 12 बजे थे। एक लाल रंग के घेरे के अंदर तांत्रिक, उसका चेला, मेरे पति, केयर टेकर की पत्नी और उसकी लड़की को बिठा दिया गया था। पूरे घर में एकदम शांति छाई हुई थी। वो लड़की शांत भाव में एकटक बैठे छत को घूरे जा रही थी। तांत्रिक ने बीच में सफेद रंग से कुछ आकृति काट रखी थी, जिस पर कुछ अजीब अजीब से लकड़ी नुमा छोटे से सामान रखे थे। उसने उस सामान को और पाउडर को जैसे छिड़का तो उसमें से अजीब सी सुगंधित धुआं उठने लगी। जब चुप्पी साधे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हो, तांत्रिक ने धीरे से कहा, वैसे भी हालात हो गए हैं, आप घबराना नहीं, वरना अगर ये आत्मा हावी हो गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तभी रसोई घर से जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज आने लगी। पूरे घर में जैसे जोर की आंधी सी आ गई है। घर के बल्ब जलने बुझने लगे। पूरे घर में अजीब सी चित्कार होने लगा। मेरे पति ने बताया कि उनको अंदर से रोने की फीलिंग आ रही थी। अजीब से नकारात्मक विचार चारों तरफ फैल चुकी थी। अचानक सब कुछ थम चुका था। एक काली बिल्ली वहीं हमारे से थोड़ी दूर आकर हमें देखकर घूरने लगी। वो हमें लगातार देखे जा रही थी और घूरे जा रही थी, जैसे कोई धमकी दे रही हो, भाग जाओ। हमारा ध्यान बिल्कुल बिल्ली की तरफ था। अचानक से एक घटना हुई। केयरटेकर की लड़की के पांव हाथ इठने लगे। वो बुरी तरह से कांपने लगी, जैसे उसकी जान निकल रही हो। अचानक वो थम गई। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। जो लड़की अभी शांत बैठी हुई थी वो अपनी जगह बैठे बैठे बुरी तरह से हिलने लगी। वो ऐसे कांपने लगी जैसे उसे तेज सर्दी लग रही हो। मेरे पति और उसकी माँ, उस लड़की की माँ, बुरी तरह घबरा गई। तांत्रिक ने इशारे से शांत हो बैठने को कहा। तांत्रिक ने सवाल किया, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? लड़की ने आंखें ऊपर करके जवाब दिया, ये मेरा घर है। तू कौन है जो यहाँ चला आया? तांत्रिक ने जोर का अट्ठास लगाया। इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है? इस बार लड़की ने बहुत ही सहज भाव में बोला, मैं किसी को परेशान नहीं करती, इसकी खुद की गलती है जो ये मेरे रास्ते में आ गई। ये तेरे रास्ते में कैसे आ गई? तांत्रिक ने पूछा। इसने मेरे आईने में देखा। उस वक्त मैं आईने में ही मौजूद थी। इसका शरीर मेरी आत्मा को पसंद आ गया।
मैं इसके शरीर को पसंद करने लगी। इसका शरीर मेरा जैसा ही है, ये काफी कुछ मेरे जैसी ही है। अच्छा, और इस घर में जो लोग रहते हैं तुमने उनको कभी क्यों नहीं मत सताया? वो मैं नहीं बता सकती। देख, मुझे बताना तो पड़ेगा वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा। तांत्रिक ने काले रंग का पाउडर जैसे लड़की के मुंह पर मारा। वैसे ही लड़की बुरी तरह तड़पने लगी। छोड़ दो मुझे, मत परेशान करो मुझे, वो मुझे सताएगा। मैं एक दुष्ट आत्मा नहीं हूँ, पर मैं मजबूर हूँ, कहकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। कौन सताएगा? वो जिसने ये घर कब्जा कर रखा है, मेरा मालिक। मैं उसकी गुलाम हूँ। जैसे इंसान में ताकतवर और कमजोर होते हैं, वैसे ही आत्माओं में भी ताकतवर और कमजोर आत्माएं होती हैं जो सताती हैं इस कमजोर आत्माओं को। देख, जो भी है सच सच बता, मैं तेरी आत्मा को शांति दिलवाऊंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे तड़पाऊंगा। ये बात सुनकर वो लड़की जोरों से रोने लगी और पति की ओर देखकर बोली, वो नहीं चाहता कि यह परिवार इस घर को छोड़कर जाए, इसलिए उसने इसकी पत्नी को एहसास तो कराया मगर कभी परेशान नहीं किया। उसकी नज़र इसकी पत्नी पर है। वो इसकी पत्नी के सहारे इस दुनिया में फिर से आना चाहता है। जब उसको पता लगा कि इसकी पत्नी गर्भवती है तो उसने इस समय का इंतजार करना शुरू कर दिया जब वो इस दुनिया में आने वाले बच्चे को मारकर उसकी जगह खुद ले लेगा। जब इसकी पत्नी को आत्माओं का एहसास हुआ तो उसने अपने पति की शिकायत की, मगर किसी ने उसका भरोसा नहीं किया बल्कि उसको पागल ही बता दिया, जिसका फायदा वो उठाने की फिराक में था। इसलिए उसने इसकी पत्नी को परेशान नहीं किया। मगर जब इसकी पत्नी इस घर से अचानक चली गई तो उसको लगा कि उसका प्लान कामयाब नहीं होगा, इसलिए उसने इसके पति को परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे तो सब मालूम है ना कुसुम, तू क्यों नहीं बोलती? उस लड़की ने आंखें केयर टेकर की पत्नी यानी अपनी माँ को देखा तो उसकी माँ ने घबराहट में हाँ में गर्दन हिला दी। केयर टेकर की पत्नी को सब पता है। ये जानकर मेरे पति को गुस्सा आ गया, पर वो कुछ बोले नहीं, बस घूर रहे थे। बड़े ही अजीब अनुभव थे इनके लिए। ये बिल्कुल चुपचाप सब खड़े देख रहे थे। तांत्रिक बोला, हम तेरी बात कैसे मान ले कि तू सच बोल रही है? हो सकता है तू अपनी जान बचाने के लिए कहानी बना रही है। तांत्रिक की ये बात सुनकर लड़की के अंदर घुसे आत्मा को अब गुस्सा आ गया। वो अब केयर टेकर की पत्नी को देखकर गुस्से में बोली, तू क्यों नहीं बोलती है सब कुछ? तुझे तो पता है ना। अपनी बेटी का ये रूप देखकर वो घबरा कर बोली, ये सही कह रही है, बिल्कुल सच बोल रही है। मैं सब जानती हूँ, आपको बाद में सब बता दूंगी। औरत की बात सुनकर तांत्रिक चुप होकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, तू क्या चाहती है अब? इस लड़की को और इस घर को छोड़ने का क्या लेगी? सुनकर लड़की रोने लगी। मैं कुछ नहीं चाहती, बस मुक्ति चाहती हूँ। इस लड़की को मैंने कभी परेशान नहीं करना चाहा। इस लड़की की खुद की गलती से इसने मुझे चुना है। मैं इसको छोड़ दूंगी, बस मुझे मुक्ति दिलवा दूं। तांत्रिक जोर से हंसकर बोला, मैंने पहली बार किसी आत्मा को ऐसे रोते हुए देखा है। या तो तू बहुत अच्छी आत्मा है या फिर तेरा कोई ड्रामा है। तांत्रिक की बात सुनकर लड़की को गुस्सा आया। वो तांत्रिक की ओर गुस्से देकर बोली, मैं भी पहले इंसान ही थी, पर मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा तब से भटक रही है। यहाँ की दुनिया बहुत खराब है। जैसे इंसानों के संसार में ताकतवर लोग कमजोर को परेशान करते हैं, वैसे ही यहाँ की दुष्ट आत्माएं कमजोर आत्माओं को अपना गुलाम बनाकर रखती है। और फिर सुबह कर बोली, मेरे पिताजी को स्वप्न आते थे जिसमें इस घर में धन गड़ा होने के सपने उनको अक्सर आते थे, जिसको पाने के लिए उन्होंने एक अघोरी तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने उसको विश्वास दिलाया कि वो उनका पूरा गड़ा हुआ खजाना दिला देगा। मगर उसको लालच आ गया और उसने मेरे पिताजी को धोखा दे दिया। बात करीब 20 वर्ष पुरानी है।